हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। तो कल हम लोगों ने 5.2 के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 15 के आगे वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। चलिए, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, सबसे पहले उसे रीड आउट कर लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। डिटरमाइन द ए पी हुज थर्ड टर्म इज 16, ओके, एंड द सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। ओके, क्या समझ में आया क्वेश्चन की? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें एक ऐसी ए पी फाइंड आउट करनी है। डिटरमाइन द ए पी हुज थर्ड टर्म, जिसकी थर्ड टर्म यानी कि हमें जो गिवन है, हम सबसे पहले उसे लिखते हैं कि हमें जो A3 गिवन है, थर्ड टर्म यानी A3 गिवन है, वो कितना है? 16। ओके, एंड द सेवंथ टर्म, और ये कह रहा है कि उसकी जो सेवंथ टर्म है यानी कि जो A7 है इज एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। उसकी जो सेवन टर्म है वो उसकी फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमें दे रहा है ये। फर्स्ट कंडीशन तो हो गई ये और सेकंड कंडीशन हो गई ये। ठीक है, ये दो कंडीशन हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है? डिटरमाइन द एपी। और इनसे हमें ये जो एपी गिवन है इसको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या एपी बनेगा। क्वेश्चन क्लियर है? तो सेम चीज़, जो चीज़ हमें पता है उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग यही करते हुए आए हैं कि जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसे सबसे पहले समझते हैं, लिखते हैं, इक्वेशन क्रिएट करते हैं और उसके बाद में जो चीज़ें हमें पता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो कंडीशंस गिवन थी वो लिख ली है। अब देखते हैं कि हम लोग उसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले गिवन है A3। तो क्या मैं A3 को इस तरीके से लिख सकती हूँ? वही हमारा फॉर्मूला an-1, जहाँ पर n हमारे पास क्या है? 3, यानी कि जो A3 है वो हो जाएगा a + 2d। क्या ये चीज़ क्लियर है ना? और A3 हमारे पास में कितना गिवन है? 16। बाय इक्वेशन 1 A3 हमारे पास में गिवन है 16। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन बन के आ गई है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। क्योंकि इसके बाद में हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता, ना तो हमें a की वैल्यू पता है और ना हमें d की वैल्यू पता है। और किसी भी AP को फाइंड आउट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है सबसे पहले तो स्टार्टिंग वैल्यू उसकी a की वैल्यू और उसका जो डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस। ये चीज़ें अगर हमें पता होगी तभी हम लोग AP को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? एक तो a निकालना है यानी जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा वो निकालना है और d निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यहीं पे छोड़ते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड पर। अब हमें जो सेकंड कंडीशन क्वेश्चन में गिवन थी यानी कि इक्वेशन नंबर सेकंड जिससे हमें बन रही है, उससे देखते हैं कि इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहीं छोड़ते हैं और लिखते हैं बाय इक्वेशन सेकंड A7 इज इक्वल्स टू A5 प्लस 12। ठीक है, यही है हमारी इक्वेशन सेकंड। अब मैं यहाँ पर A7 को क्या लिख सकती हूँ? सेम a + n-1 वाले फॉर्मूले से। बोलिए क्या लिखेंगे? मैं A7 को लिख दूंगी a + n-1 d। इस फॉर्मूले से इसको मैं लिख सकती हूँ a + 6d। डायरेक्ट लिख सकते हैं ना ये, a + 6d इज इक्वल्स टू A5 को मैं क्या लिख सकती हूँ? A5 को लिख सकते हैं a + 4d। n-1 लिखना होता है ना, यानी कि जो n हमें गिवन है उससे एक कम लिखना होता है। तो जब 7 निकालना था तो 6d लिखा और जब A5 निकालना था तो 4d लिखा। ठीक है, होप ये चीज़ क्लियर होगी। काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग। प्लस 12 इसमें गिवन है तो 12 को ऐसा कैसा लिख देंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व आउट करते हैं। तो यहाँ से देखिए a तो हो जाएगा क्रॉस, इक्वल की इधर है। d जो है उसको इक्वल की इधर ले जाते हैं, d वाली सारी डिजिट्स को, यानी 6d - 4d। 4d इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और इधर बचा 12। तो यहाँ हमारे पास बचा 2d इज इक्वल्स टू 12 और यहाँ से हमें d की वैल्यू मिल चुकी है कितनी?
6। ठीक है, तो एक वैल्यू तो हमें मिल चुकी है 6, डी की वैल्यू। अब क्या मैं ये जो डी की वैल्यू मुझे मिली है, इस वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में लिख दूं तो मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी। सोचिए, अगर मैं डी की वैल्यू को इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूं तो क्या मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी? मिल जाएगी ना। चलिए, तो फिर आप फाइंड करते हैं ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 से बाय यूजिंग, नहीं, पुट एन इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है? 3। और 3rd इक्वेशन हमारी क्या बन रही है? 16 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2d। यही है हमारी इक्वेशन 3rd। 16 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2d। ओके, तो क्या करते हैं कि हमारे पास जो डी की वैल्यू आई है उसे इसमें पुट कर देते हैं। कितनी आई है डी की वैल्यू? 6। तो यहाँ से हमें मिलेगा 16, 12 ले जाएंगे इस साइड, और ये हो गई हमारी ए की वैल्यू। तो यहाँ से हमें जो ए की वैल्यू देखने को मिल रही है वो कितना मिल रही है? 16 माइनस 12 यानी कि 4। अब हमें ए की वैल्यू भी पता चल चुकी है और हमें डी की वैल्यू भी पता चल चुकी है। तो क्या हम लोग अब जो एपी हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी थी वो फाइंड कर सकते हैं? एपी फाइंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है ए की वैल्यू और डी की वैल्यू। तो चलिए शुरू करते हैं, एपी फाइंड आउट करते हैं। तो एपी की स्टार्टिंग हो जाएगी उसकी फर्स्ट टर्म से, यानी ए की वैल्यू से, और वो कितना है? 4। ठीक है, ये हो गया हमारा A1। अब A2 निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 में D को प्लस कर देंगे, यही करते थे। डी जो डिफरेंस होगा कॉमन डिफरेंस उसे प्लस करते जाएंगे, और हमारी जो टर्म है एक फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस के साथ में हमें जो अगली टर्म्स हैं वो मिलती जाएंगी। ठीक है, तो जब मैंने 4 प्लस डी करा तो मुझे क्या मिला? 4 प्लस डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? 6, यानी अगली जो टर्म मिलेगी वो मिलेगी 10। ठीक है, इसके बाद में A3, तो 10 प्लस डी कर देंगे। अब A2 में डी मिला देंगे ना। चलिए इस तरीके से लिख देती हूँ उसको ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि क्या कर रहा है। वैसे तो कन्फ्यूज़न होनी नहीं चाहिए, अब तो इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं इसके। ये हो जाएगा A1 प्लस डी, यानी कि 4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 10, और A3 हो जाएगा A2 प्लस डी, यानी कि 10 प्लस 6, यानी कि जो हमारी A3 होगी, यानी थर्ड टर्म जो होगी वो हो जाएगी 16। सिमिलरली A4 अगर हम निकालेंगे तो ये मिलेगा हमें A3 प्लस डी, यानी कि 16 प्लस 6 कितना हुआ? 22। तो यही हमारी जो AP है वो हमें मिलती जा रही है। A1, A2, A3 ऐसे करके हम लोग सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो स्टार्टिंग की 4 टर्म्स काफ़ी होती हैं। तो हमें जो AP मिली है यहाँ पे वो क्या मिली? AP जो हमें देखने को मिल रही है वो मिल रही है 4, 10, 16, 12, 22 एंड सो ऑन। और ये ही हमारा आंसर है। हमें इसमें AP को फाइंड आउट करना था और ये AP हमें मिल चुकी है। ठीक है, इसके अंदर जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि AP को फाइंड करने के लिए हमें एक तो A इंपॉर्टेंट होता है और एक कॉमन डिफरेंस D इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कि कहाँ से उसकी स्टार्टिंग हो रही है और कितना उसका कॉमन डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और ईजिली उन क्वेश्चंस को गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए ढंग से कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें, फिर आगे चलते हैं। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, ये हमारा मेन फॉर्मूला।
सबसे पहले डी की वैल्यू निकाली, फिर डी की वैल्यू को पुट करा ऊपर वाले इक्वेशन में और ए की वैल्यू निकाली। और जैसे हमें ए और डी की वैल्यू पता चल चुकी है, उसके बाद में हम लोग हमारी ए पी को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या कह रहा है? फाइंड द 20th term, find the 20th term from the last term of AP। ओके, ऐसा भी हम लोगों ने एग्जाम्पल सॉल्व किया था, इसलिए मैंने आपको बोला था कि हमने जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं उनकी खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि वही सारे जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो होप आप लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व करा होगा पहले, जो मैंने सॉल्व करवाया था आपको एग्जाम्पल्स में, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, लेकिन 20th टर्म कहाँ से? लास्ट वाली से 20th टर्म। यानी कि हमें एक एपी गिवन है। एपी क्या है? 3, 8, 13 एंड सो ऑन, और ये कहाँ तक चल रही है? 253 तक। यानी ये जो 253 है ये किसी nth नंबर पर हमें देखने को मिल रही है। तो इस नंबर से बीच में, यानी लास्ट से कहीं जाकर बीच में कहीं पर 20th टर्म आएगी। लास्ट से जब हम काउंट करना शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके, तो लास्ट वाली टर्म से 20 टर्म की तरफ जब हम लोग आते हैं तो हमें जो टर्म देखने को मिलेगी वो टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो 20 टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी लास्ट वाली टर्म है ये कौन से नंबर की टर्म है। ठीक है, यानी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए n का वैल्यू, है ना। जब हमें n की वैल्यू पता होगी कि लास्ट वाली टर्म की वैल्यू पता होगी, तभी हम लोग 20th टर्म, लास्ट वाली टर्म से 20th टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं ए एन की वैल्यू। ए एन की वैल्यू तो हमें पता है कितनी? 253, लास्ट टाइम यही है ना। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कौन से नंबर पे आ रहा है, तो सबसे पहले हमें निकालना है इसका नंबर कि हमारा कौन से टर्म पर आएगा, यानी एन की वैल्यू। और इसके अलावा हमें क्या पता है इस क्वेश्चन में? हमें ये पता है कि फर्स्ट टर्म है हमारी 3, है ना, और डी भी हम निकाल सकते हैं। डी क्या होता है? A1, A2, A3, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को माइनस करके देखेंगे, यानी A2 माइनस A1 अगर हम करते हैं तो 8 माइनस 3, तो D मुझे मिल गया है 5। ठीक है, तो यहाँ से मुझे D भी पता चल गया, A भी पता चल गया और AN भी मुझे पता है। तो क्या मैं N की वैल्यू निकाल सकती हूँ इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए? सेम, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D, जहाँ पे मुझे AN की वैल्यू पता है 253, मुझे A की वैल्यू पता है 3 प्लस n माइनस 1 मुझे नहीं पता, n मुझे नहीं पता, फाइंड करना है, और d की वैल्यू मुझे पता है 5। ओके, तो सॉल्व करें इसको। 253 माइनस 3 को इस साइड ले जाएंगे और यहाँ बचा n माइनस 1 5। ओके, ये हो जाएगा 250 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, और ये 5 है इनटू में, तो ये आ जाएगा इसके डिवाइड में, यानी 250 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो ये कितने टाइम्स आ रहा है? 50 टाइम्स, और यहाँ बचा n माइनस 1, तो n की जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 50 प्लस 1, यानी कि 51। ओके, यानी कि जो हमें लास्ट टर्म देखने को मिल रही है, हमारी an टर्म जो हमें मिल रही है वो हमें मिलेगी 51th नंबर पे, यानी 51th टर्म है ये हमारी। ये जो टर्म हमें देखने को मिल रही है ये हमारी 51 टर्म है, यानी ये है A51। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? ये है हमारी A51। तो जैसे ये A1 है, A2 है, A3 है, तो ये जो वैल्यू हमें देखने को मिली है ये है हमारी 51th वैल्यू। ठीक है, ओके, ये चीज़ क्लियर है। अब हमें निकालनी है लास्ट वाली टर्म से 20th टर्म कौन सी होगी। तो ये कैसे निकालेंगे बताइए? इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमें जब लास्ट वाली टर्म पता है तो हम लोग
जैसे मान लीजिए ये जो टर्म है ये हमारी A51 टर्म है, तो इससे पहले कोई टर्म आएगी वो होगी A50, है ना। उससे पहले कोई टर्म आएगी वो आएगी A49, उससे पहले कोई टर्म होगी वो होगी हमारी A48। ऐसे चलते 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 कहीं पे जाकर लास्ट वाली टर्म से 20th टर्म हमको देखने को मिलेगी, ठीक है, कि वो कोई सी भी टर्म हो सकती है ऐसे चलते चलते। तो अगर मैं लास्ट वाली टर्म से यहाँ तक की जो 19 टर्म है उन्हें माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास 20th टर्म बच जाएगी? सोचिए, जो मुझे इस टर्म से 20th टर्म के बीच में जितनी भी डिजिट मिल रही है, मान लीजिए ये मेरी 20th टर्म है A20 और ये मेरी 51 टर्म है A20 नहीं, माइनस करके जो टर्म मिलेगी वो। तो अगर मैं लास्ट वाली टर्म से 19 टर्म्स लास्ट में से माइनस कर दूं तो हमारे पास जो 20th टर्म होगी लास्ट वाली से वो बचेगी। ये चीज क्लियर हो रही है? क्या ये चीज क्लियर हो रही है? उसको A20 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो A20 नहीं होगा, वो लास्ट वाली टर्म से 20th टर्म होगा। A20 जब लिखते हैं जब वो स्टार्टिंग से 20th टर्म होता, ठीक है, तो उसे हम A20 से डिनोट नहीं करेंगे, उसे हम देखेंगे कि वो हमारी कौन सी टर्म बनेगी। पहले हम लोगों को लास्ट वाली टर्म से उस वाली टर्म तक का, अगर लास्ट वाली टर्म से मैं 19 टर्म्स को माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास बचेगी 20th टर्म। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है? एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ इसके लिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास में 4 टर्म है, 8, ठीक है। अब कोई मुझे बोले कि मुझे लास्ट वाली टर्म से थर्ड टर्म निकालनी है, मुझे लास्ट वाली टर्म से थर्ड टर्म निकालनी है, यानी कि मुझे लास्ट वाली टर्म से ये वाली टर्म निकालनी है। तो ये मैं कैसे निकालूंगी? तो मैं क्या करूंगी, लास्ट वाली टर्म से 2 टर्म्स को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है? कि जब मुझे थर्ड टर्म निकालनी थी तो मैंने लास्ट वाली टर्म्स की 2 टर्म जो थी वो माइनस कर दी लास्ट वाली, तो मेरे को थर्ड टर्म मिल गई, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 51th टर्म में से मुझे 20th टर्म निकालनी है लास्ट में से, तो मैं इसके बीच की जो 19 टर्म आएगी यहाँ तक की उन्हें माइनस कर दूंगी, तो ये जो 20th टर्म होगी ये हमारे पास में लेफ्ट होगी लास्ट में, ठीक है। तो ये टर्म हम लोगों को निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो चलिए इसे निकालना शुरू करते हैं। तो अब मुझे पता है कि मेरे पास में जो लास्ट टर्म आई है वो है 15th टर्म, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, 51 में से माइनस कर देती हूँ कितना, 19, लास्ट वाली टर्म में से 19 माइनस करूंगी तो मुझे मिल जाएगी मेरी टर्म, यानी मुझे जो टर्म फाइंड आउट करनी है उसको लिख देते हैं यहाँ पे। मुझे जो टर्म करनी है 20th टर्म, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, नॉट फर्स्ट टर्म, ठीक है, फ्रॉम लास्ट टर्म, वो मुझे कैसे मिलेगी? वो मुझे मिलेगी लास्ट वाली टर्म में से अगर मैं 19 टर्म्स को माइनस कर दूंगी तो जो 20th हमारी टर्म होगी वो मुझे मिलेगी। तो वो कौन सी टर्म होगी? सोचिए, 51 में से जब मैंने 19 माइनस करा तो मुझे मिला, यहाँ पे बचा 4, 4 में से बन गया 32, ठीक है। तो वो होगी हमारी 32 टर्म। जब मैंने 15th टर्म में से लास्ट की 19th टर्म को माइनस कर दिया, 19 जितनी भी टर्म थी 51 टर्म में से लास्ट की 19 टर्म को माइनस कर दिया, तो मुझे जो टर्म मिल रही है वो मिल रही है 32 टर्म, ठीक है। तो जो हमारी 32 टर्म होगी ना वही हमारी लास्ट से 20th टर्म होगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? तो हमें जो फाइंड करनी है वो है 32 टर्म, A32, ये मुझे फाइंड करना है। क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है कि लास्ट में से जब मैंने 20th टर्म को माइनस कर दिया, जब मैंने लास्ट वाली टर्म में से मुझे 20 टर्म निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, लास्ट की 19 टर्म्स को माइनस कर दूंगी, तो जो लास्ट से 20 टर्म होगी वो बचेगी। बट जो लास्ट से 20 टर्म होगी वो हमारी स्टार्टिंग से कौन सी टर्म है ये हमें कैसे पता चला? इस तरीके से माइनस करके, और वो हमारी कौन सी टर्म बन रही है? 32 टर्म, ठीक है। तो 32 टर्म फाइंड आउट करने के लिए जो हमारी 32 टर्म होगी वो कैसे फाइंड करेंगे? सेम फॉर्मूले से, a + n - 1 यानी 32 - 1
32 माइनस 1 और डी। अब मुझे ए भी पता है और मुझे डी भी पता है। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है कि 32 टर्म हम लोग क्यों निकाल रहे हैं? ये जो मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया था ना, इससे समझाती हूँ दोबारा से। जैसे मुझे ये 4 टर्म्स गिवन थी और मुझे इसमें से थर्ड टर्म निकालनी थी। ये वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इसमें से मुझे थर्ड टर्म निकालनी थी। तो मैंने क्या करा था कि लास्ट वाली टर्म्स में से 2 टर्म्स को माइनस कर दिया, तो मुझे मेरी थर्ड टर्म मिल गई। बट मैं इसको डायरेक्टली तो फाइंड आउट नहीं कर सकती, मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये आगे से कौन सी टर्म है। लेकिन ये आगे से जो टर्म बन रही है वो मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे को क्या करने पड़ेगा कि जो टोटल ओवरऑल टर्म्स है हमारी, यानी 4 टर्म्स, उसमें से मैंने जब लास्ट वाली टर्म को माइनस करा, लास्ट की 2 टर्म्स को, तो मुझे मिला 2। यानी कि ये आगे से जो टर्म है वो कौन से नंबर की टर्म है? सेकेंड नंबर की टर्म है। ये मुझे पता चला है यहाँ से। ठीक है। सिमिलरली जब हमने 20th वाले एग्जाम्पल में से लास्ट की 19th टर्म को माइनस कर दिया और जो 20th टर्म हमें मिली, तो ये स्टार्टिंग से कौन सी टर्म बन रही है? ये स्टार्टिंग से बनेगी 32 टर्म। यानी ये जो टर्म है ये हमें A32 नंबर पे देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ हमें फाइंड करना है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है ना वो हमें आगे से नंबर्स बताता है, लास्ट वाले से नहीं बताएगा। आगे वाली जो डिजिट है A1 A2 A3 इसी से तो बताएगा ना, सीरियल नंबर वाइज, इस तरीके से। तो A32 का जो वैल्यू हमें मिलेगा वो मिलेगा इस फॉर्मूले से। तो A की जो वैल्यू है वो कितनी हो रही है? A की वैल्यू है 3 और D की वैल्यू है 5। तो पुट कर देते हैं। A की वैल्यू है 3, यहाँ हो गया 31 और ये हो गया 5। ठीक है, तो A32 की वैल्यू जो मुझे मिली है वो है, ठीक है, तो ये मुझे मिला 158। यानी कि मुझे जो लास्ट से 20 टर्म देखने को मिलेगी वो मिलेगी 158। तो जो हमारी लास्ट से 20 टर्म होगी वो हमारी स्टार्टिंग से 32 टर्म होगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? A1 A2 A3 ऐसे चलते चलते कहीं पे जाके A32 भी आएगा, ऐसे चलते चलते कहीं जाकर A51 भी आएगा। तो जो हमारी लास्ट टर्म थी वो हमारी थी A51, जो हमारी लास्ट टर्म थी वो थी हमारी A51, और जो हमारी फर्स्ट से देखा जाए तो A32। तो जो लास्ट से 20th टर्म बन रही थी वो बन रही थी A32, और जो स्टार्टिंग से देखा जाए तो वो हमारी 32 नंबर की टर्म हमें देखने को मिलेगी। जब मैंने 51 में से 19 टर्म्स को लास्ट वाली को माइनस कर दिया तो मुझे मिला A32। यानी कि A32 वो वैल्यू है जो लास्ट से 20th टर्म है। ठीक है, और A32 फाइंड आउट करना हमें बहुत अच्छे से आता है इस फॉर्मूले से जो हम लोगों ने फाइंड करा। तो A32 की वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? देख लीजिए स्टार्टिंग से। देखिए, अगर इस क्वेश्चन में भी किसी भी तरीके का डाउट आपको है अभी भी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस क्वेश्चन के लिए अलग से एक सेशन रखते हैं, अलग से इस चीज़ को समझाऊंगी कि किस तरीके से हम लोग लास्ट वाली टर्म से फाइंड आउट करते हैं। वैसे तो आपको क्लियर हो गया होगा। हमेशा बड़ी चीज़ को छोटे से एग्जाम्पल में तोड़ के देखिए, छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो छोटा वाला एग्जाम्पल मैंने आपको ये वाला बताया है, इससे इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, इस वाले एग्जाम्पल से, तो आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा वैसे तो कि कैसे हम लोगों ने 32 निकाला है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, क्या कह रहा है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे रीड आउट करते हैं। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। ओके, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास जो 4th टर्म और जो 8th टर्म है उसका जो सम है वो होगा 24। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। नाउ एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। ओके, सेकेंड इक्वेशन जो हमें गिवन है वो है कि A6 यानी जो 6th टर्म और जो 10th टर्म का सम होगा वो होगा 44। ठीक है, ये चीज़ भी हमें पता चल गई। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP। अच्छा, तो इसमें भी हमें फाइंड आउट करनी है फर्स्ट 3 टर्म्स AP की, यानी एक AP फाइंड आउट करनी है। तो सेम चीज़ जो हमें पता है उसको लिखते जाइए और बनाते जाइए। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 हम क्या क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले वो लिखते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 हम लोग जो चीज़ें लिख सकते हैं वो है A4 प्लस A8 इज इक्वल्स टू 24। A4 को मैं लिख सकती हूँ A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा हमें 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24। क्या मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले सकती हूँ? ईजी बना देते हैं थोड़ी सी इक्वेशन को। अगर मैंने इसको 2 को कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास में बचेगा A प्लस 5D और 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 12। तो ये हमारे पास में बच गई एक इक्वेशन A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि ना तो अभी हमें A की वैल्यू पता है और ना हमें अभी D की वैल्यू पता है। ठीक है, अब हमें सेकंड चीज़ जो पता है वो क्या है, इक्वेशन नंबर 2। इससे देखते हैं क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2, इनसे हमें क्या क्या पता है वो लिखते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा A6 प्लस A10 इज इक्वल्स टू 44। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो चीज़ें पता है उससे सॉल्व करते हैं। तो A6 को मैं लिख सकती हूँ इसको मैं लिख सकती हूँ A प्लस 5D प्लस A10 को मैं लिख सकती हूँ A प्लस 9D n-1 है ना, इज इक्वल्स टू 44। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44। सेम वही यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 44 के डिवाइड में जब 2 चला जाएगा तो बचेगा 22। यहाँ से हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया है। ठीक है, ये चीज़ आ रही है ना समझ में कि इक्वेशन कैसे बनी। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये बनेगी इक्वेशन नंबर 4। अब ना तो हमें यहाँ पे A की वैल्यू पता है और ना हमें यहाँ पे D की वैल्यू पता है। तो क्या मैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की हेल्प से A और D की वैल्यू निकाल सकती हूँ? ऐसा हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस में कर चुके हैं। बाय यूजिंग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग A और D की वैल्यू को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं। बाय इक्वेशन 3 and 4 using elimination method। तो जो हमारी थर्ड इक्वेशन है वो क्या बन रही है, A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12 और जो हमारी सेकेंड इक्वेशन 4th इक्वेशन है वो बनेगी A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22। तो जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे मिलेगा A से तो A क्रॉस हो जाएगा और यहाँ बचेगा माइनस का 2D और यहाँ बचेगा
माइनस का 10। तो डी की जो वैल्यू मुझे मिल रही है यहाँ से वो हो जाएगी, ये तो हो जाएगा कट माइनस से माइनस, और डी की वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो मिलेगी 5। अब इस डी की वैल्यू को मैं पुट कर देती हूँ, इस डी की वैल्यू को मैं पुट कर देती हूँ हमारी इक्वेशन नंबर, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए इस वैल्यू को। इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 3। उससे मुझे क्या मिलेगा, उससे मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो थर्ड इक्वेशन जो मुझे मिल रही है वो मिल रही है ए प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12 ही था ना, ए प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12। तो d की जगह पे लिख देती हूँ a प्लस 5 और d की जगह पे लिख देंगे 5 इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से मुझे जो a की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, a प्लस 25 इज इक्वल्स टू 12। तो a जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 माइनस 25, यानी जो a की वैल्यू हमें मिल रही है वो मिल रही है माइनस में, और माइनस का कितना, माइनस का 13। ठीक है, तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू पता चल चुकी है और मुझे b की वैल्यू भी पता चल चुकी है। a की वैल्यू पता चल चुकी है, मुझे d की वैल्यू पता चल चुकी है। तो क्या मैं अब AP फाइंड कर सकती हूँ। d तो हो गया हमारा 5 और a हो गया हमारा माइनस का 13। ठीक है, यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी AP को फाइंड करने के लिए। हमें उस AP की स्टार्टिंग की 3 डिजिट फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो हमारा जो AP है वो क्या मिलेगा हमें, तो हमें जो A1 की वैल्यू मिल रही है, यानी हमारा जो A1 होगा वही हमारा A होता है, यानी ये हमें मिल गया है माइनस का 13। ओके, A2 हमें क्या मिलेगा, A1 में D को प्लस कर देंगे, यानी कि माइनस 13 में प्लस कर दूंगी, D हमारे पास में कितना है, कितना था 5। तो जो हमें A2 की वैल्यू मिली वो कितनी मिली, माइनस का 8। ठीक है, और जो हमें A3 की वैल्यू निकालनी है वो कैसे मिलेगी, A2 में D प्लस कर देंगे, A2 है हमारा माइनस का 8, इसमें प्लस कर दूंगी 5, तो मुझे कितना मिलेगा, माइनस का 3। ठीक है, तो स्टार्टिंग की 3 डिजिट ही हमें फाइंड करनी थी। तो यहाँ जो मुझे AP देखने को मिल रही है वो मिल रही है माइनस का 13, माइनस का 8, माइनस का 3। इसी तरीके से आगे और डिजिट मिलेगी, बट हम लोगों को स्टार्टिंग की 3 डिजिट फाइंड आउट करनी थी, तो वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। यही हमारा आंसर है। होप क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा किस तरीके से निकाला है। जो चीज़ हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन इक्वेशन बनाएंगे और हमारे फॉर्मूले से आगे से उसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, जो चीज़ें हमें पता होती है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। क्लियर है, स्टार्टिंग की 3 डिजिट निकालनी थी। माइनस का साइन का स्पेशली ध्यान रखिएगा, वरना क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए, वो स्टार्टिंग से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए और किस तरीके से क्वेश्चन बनाइए उन्हें देख लीजिए। वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अगर मेरी स्पीड थोड़ी सी हाई लग रही है तो स्पीड को थोड़ा कम कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज कर करके बीच में देखते रहिएगा। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवा रही हूँ। ठीक है, देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन रीड आउट करें। एक बार और देख लीजिए कैसे D और A मिला है हमें। यहाँ से D और A की वैल्यू मिल गई और फिर हम लोगों ने AP को हमारी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, A1 A2 A3 स्टार्टिंग की 3 डिजिट हमें फाइंड करनी थी, और भी फाइंड करनी होती तो और कॉमन डिफरेंस को उसमें ऐड करते जाते और हम लोगों को आगे की टर्म्स मिलती जाती। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इसकी टर्म्स फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं लैंग्वेज को। सुब्बा राव started work in 1995
एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। ठीक है, 1995 में सुबह ने कोई एक वर्क स्टार्ट करा है, उसके एनुअल सैलरी कितनी है? 5,000। ठीक है, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। और वो क्या करती है, अगर उसकी स्टार्टिंग में 5,000 उसे मिलना शुरू हुआ है, उसकी जो एनुअल सैलरी है वो है 5,000, और उसका हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट होता जाता है। ठीक है, पहले साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ, फिर अगले साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ, तो ऐसे ऐसे करके 200 इंक्रीमेंट होता जाता है। तो ये हमें कह रहा है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रिचेज 7,000। अच्छा, यानी कि 200 के इंक्रीमेंट के साथ में ऐसा कौन सा साल आएगा, इन विच ईयर डिड द इनकम रिच 7,000, कि जो उसकी इनकम होगी वो 7,000 पे पहुंच चुकी होगी। कभी तो ऐसा होगा ही ना, जब 200 रुपये हर साल उसके बढ़ते जाएंगे, तो कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा कि कोई ऐसे साल में उसका जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमें इसमें निकालनी है। तो अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, पहले ये देखते हैं। स्टार्टिंग सैलरी हमें गिवन है, यानी उसकी स्टार्टिंग हो रही है 5,000 से, यानी कि जो हमारा AP बनेगा उसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा 5,000, यानी हमें यहाँ पे पता चल गया है A 5,000। ठीक है, और साथ में हमें क्या पता है, अगर ध्यान से देखें ना तो यहाँ पे हमें एक AP देखने को मिलेगी कि 200 मिल रही है, फिर अगले साल देखेंगे तो ये हमें सैलरी मिलेगी, फिर उसके अगले साल ये हमें सैलरी मिलेगी, है ना, 200 बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से कभी जाते जाते उसके पास में 7,000 हमें देखने को मिलेगा। तो ये एक AP तो बन रही है ना, तो उसकी AP की जो फर्स्ट टर्म है वो तो हो गई है, और डिफरेंस हमें गिवन है कितना, कॉमन डिफरेंस, वो हमेशा 200 के इंक्रीमेंट से बढ़ रहा है, यानी कि जो हमारा फिक्स डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 200। तो जो हमारे पास D है वो हो गया 200। ठीक है, और 7,000 क्या चीज़ है, ये है हमारा nth नंबर, क्योंकि हम लोगों को ये पता करना है कि इन विच ईयर, ऐसे कौन से साल के अंदर जो हमारा इनकम है वो कितना हो जाएगा, 7,000 इज द एंड पॉइंट, हम लोगों को वो निकालना है। यानी कि AN की जो वैल्यू हमें गिवन है वो हमारे पास में है 7,000। ठीक है, तो पहले साल जो इंक्रीमेंट हुआ है वो तो 5,000 है ही, जो पहले साल मिला, उसके बाद में अगले साल 200 का इंक्रीमेंट हुआ, फिर उसके अगले साल 200 का और इंक्रीमेंट हुआ, यानी ये जो हमारे पास वैल्यूज़ मिल रही है वो तो हो गई हमारी A1 की, ये हो गई हमारी A2 की, ये हो गई हमारी A3 की। ऐसे चलते चलते किसी साल में जाकर हम लोगों को 7,000 रुपीज़ ओवरऑल मिलेंगे, तो ये हो गई हमारी AN की वैल्यू। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब AN तो पता चल गया, ये मिल गया पहले साल में, ये मिल गया दूसरे साल में, ये मिल गया तीसरे साल में, तो ये कौन से साल में मिल रहा है, ये कैसे पता चलेंगे, उसके लिए हमें पता करना होगा N की वैल्यू। ये चीज़ क्लियर है कि जो हमारा N है, AN के अंदर जो हमारा nth टर्म है, यानी हम लोगों को यहाँ पे टर्म ही तो फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट टर्म हमें पता है पहले साल की सैलरी जो है, सेकंड टर्म हमें पता है दूसरे साल की सैलरी, थर्ड टर्म हमें पता है तीसरे साल की सैलरी। ऐसे करते करते कौन से साल के अंदर हम लोगों को AN टर्म देखने को मिलेगी, वो हो जाएगी हमारी nth साल की सैलरी। तो इसके अंदर हम लोगों को nth जो टर्म है हमारी उसको फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें हमारी टर्म फाइंड आउट करनी है कि हमें कौन से टर्म पे 7,000 देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। तो क्या हम लोग इसको इससे चीज़ से फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमें गिवन है। तो हमें पता है कि AN जो होता है वो होता है A + n - 1 D। अब हमें यहाँ पे AN की वैल्यू भी पता है, A की वैल्यू भी पता है, N हमें फाइंड आउट करना है और D की वैल्यू भी पता है। ठीक है, तो पुट कर दें। चलिए, तो AN हमारे पास है 7,000, A हमारे पास में है 5,000, N हमें नहीं पता है, N हमें फाइंड आउट करना है, और D हमें पता है 200। 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल। चलिए, तो पता कर सकते हैं हम लोग N की वैल्यू को, यहाँ से इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ मिलेगा हमें 2,000 = n - 1, और यहाँ मिलेगा 200। 200 आ जाएगा इसके अब डिवाइड में, यानी कि ये हो गया n - 1, 2 0 से 2 0 कट, और ये बचा 10, है ना। तो ये हो गया 10 = n - 1। तो यहाँ जो हमें n की वैल्यू देखने को मिली वो कितनी मिली, n की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो मिल रही है 10 + 1, इधर आ जाएगा ना इक्वल के, तो ये हो जाएगा 11।
यानी कि 11वां ऐसा साल होगा जब हमें जो हमारी सैलरी है वो 7,000 मिलेगी। ठीक है, यानी जो एन की वैल्यू है वो आ गई 11, यानी ये जो वैल्यू है वो है A11 की, यानी 11वें साल में जाकर हम लोगों को 7,000 सैलरी देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? पहले साल में सैलरी कितनी मिल रही थी? 5,000। ठीक है, ये हम लोगों को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। दूसरे साल में 200 का इंक्रीमेंट हो गया, यानी दूसरे साल में हम लोगों को मिली 5,200। तीसरे साल में 200 का और इंक्रीमेंट हो गया तो कितनी मिली? 5,400। ऐसे करते करते 200 का इंक्रीमेंट होता चला गया, और क्वेश्चन में हमें पूछा है कि इस इंक्रीमेंट के साथ में कब जाके हमें 7,000 सैलरी मिलेगी। तो वो सैलरी हमें कब मिलेगी? 11वें साल में जाकर। 11 साल बाद में हमें 7,000 सैलरी देखने को मिलेगी। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? ए एन की वैल्यू की बनती, एन फाइंड आउट करना था, और एन फाइंड आउट करना हमें बहुत ईजिली आता है इस फॉर्मूले से। ठीक है, देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए और क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्वेश्चन में क्या दिया था। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ी सी लैंग्वेज को समझना था बस, और उससे क्या क्या हम लोगों को गिवन है ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए बस एन की वैल्यू फाइंड करनी थी, हो गई इजीली। बहुत इजी क्वेश्चन था वैसे तो। चले आगे, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। चलिए रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75। ठीक है, सेम चीज रामकली ने क्या करा कि हर वीक सेविंग करनी शुरू करी, जिसमें उसने फर्स्ट वीक तो 5 रुपये को सेव कर लिया। ठीक है, उसके बाद में उसने अपनी सैलरी में सेविंग्स में इंक्रीमेंट करना शुरू करा। वो हर वीकली 1.7 रुपीज़ को इंक्रीज़ कर देता था अपनी सेविंग्स के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में अगले वीक में फिर वो 1.75 इंक्रीज़ करता था, अगले वीक में फिर उसने 1.75 इंक्रीज़ करा। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपये सेव किए, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग, उसने क्या करा, अपनी वीकली सेविंग को इंक्रीज करना शुरू करा। किससे? 1.75 रुपीज़ से। ₹1.75 वो हर वीक अपना इंक्रीज करता चला गया। जैसे मान लीजिए मैंने आज 5 रुपये सेव करें, अब मैं चाहती हूँ कि मैं हर वीक 1-1 रुपये उसमें बढ़ाती जाऊँ। तो मैंने पहले साल में 5 रुपये, पहले वीक में 5 रुपये सेव करूँगी, अगले वीक में मैं 6 रुपये सेव करूँगी, उसके अगले वीक में मैं 7 रुपये सेव करूँगी। हर वीक में 1-1 रुपये बढ़ाती जा रही हूँ। इसी तरीके से रामकली ने क्या करा, पहले साल तो 5 रुपये सेव करे और फिर हर साल 1.75 को इंक्रीज करता चला गया। ठीक है, तो जब उसने 1.75 इंक्रीज करा तो नेक्स्ट वीक उसे कितनी सेविंग्स देखने को मिली? नेक्स्ट वीक उसने सेविंग करी 7.75 की। ठीक है, उसके अगले वीक 6.75 में 1.75 का इंक्रीमेंट करा, तो कितना इंक्रीमेंट कर लिया? 8.50। तो उसके अगले वीक उसने 8.50 रुपीज़ बनाए। ऐसे करते करते इफ़ इन द nth वीक, किसी nth वीक पे जाते जाते हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.7। ठीक है, तो ऐसे करते करते उसने क्या करा कि कहीं चलते चलते किसी वीक में उसकी जो सैलरी है वो उसकी जो सेविंग्स है वो कितनी हो गई? 20.75। यानी फर्स्ट वीक में इतनी हुई, सेकेंड वीक में इतनी हुई, थर्ड वीक में इतनी हुई, तो किसी nth वीक में जाकर उसकी जो सेविंग्स थी वो हो गई इतनी 20.75। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो nth टर्म है ना, ये जो nth है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड n। क्या क्वेश्चन समझ में आया? सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। इसमें भी हमें AP गिवन है, ये A1 बन रहा है, ये A2 बन रहा है, ये A3 बन रहा है। ऐसे करते करते ये AN बन रहा है, जहाँ पे हमें n की वैल्यू को फाइंड करना है।
और हर वीक सेम इंक्रीमेंट हो रहा है एक फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस के साथ में, ये जो एपी है ये आगे बढ़ रही है। तो इसमें हमें सारी चीज़ें गिवन है, बस हम लोगों को लैंग्वेज समझना था ढंग से, और वो हमें समझ में आ चुकी है ना। तो लिख लेते हैं क्या क्या पता है इस एपी के हमें एक एपी बन चुकी है जिसका हमें फर्स्ट टर्म पता है कितना 5, पहले वीक उसने 5 इंक्रीमेंट करा, 5 का सेविंग करा। डी हमें पता है कितना 1.75 के साथ में वो इंक्रीमेंट कर रहा है, हर वीक 1.75 इंक्रीज करता जा रहा है। और हमें क्या पता है, और हमें ए एन की वैल्यू पता है, यानी लास्ट हमें जो वैल्यू गिवन है वो है 20.75। ये किसी एंड वीक में जाकर उसने 20.75 की सेविंग करी है। नाउ हमें पूछा है कि ये जो एन है ये क्या चीज, ये कौन सा टर्म है, यानी किस टर्म पर जाकर किस वीक में जाकर उसने 20.75 को सेविंग कर लिया। तो क्या हम निकाल सकते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। पूरा जो चैप्टर है वो इसी फॉर्मूले पे एंड होने जा रहा है, पूरा चैप्टर नहीं पूरी एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज है 5.2 ये सिर्फ इसी फॉर्मूले पे एंड होने जा रही है। सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इसी फॉर्मूले से करे हैं, इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था ये। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमें पता है 5, एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें फाइंड करनी है। और डी की वैल्यू हमें पता है कितना 1.75, और ए एन की वैल्यू भी हमें पता है। ए एन की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो कितनी है 20.75। ठीक है, तो 20.75 माइनस 5 हो जाएगा, इधर बचेगा n माइनस 1 और 1.75। तो जब मैंने 20 में से 20.75 में से 5 को माइनस करा तो हमारे पास कितना बचा, यहाँ से माइनस कर दूंगी 5, तो यही बचेगा, यही बचेगा ना 15.75। इज इक्वल्स टू यहाँ पे बचा n माइनस 1 और 1.75, ये आ जाएगा इसके डिवाइड में। तो ये हो जाएगा 15.75 अपॉन 1.75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा क्योंकि दोनों के लास्ट में 2 है, मतलब 2 डिजिट्स हैं दोनों के लास्ट में, तो इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट हट जाएगा। ये चीज़ आती है ना समझ में, कि जब मैं नीचे वाला पॉइंट हटाऊंगी तो ऊपर 2 0 मिलेंगे, और जब मैं ऊपर वाला पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे 2 0 मिलेंगे, और वो 2 0 से 2 0 कट हो जाते हैं। तो जब हमारे पास में पॉइंट के बाद में सेम डिजिट होती है ना, तो डायरेक्ट हम लोग पॉइंट टू पॉइंट हटा सकते हैं। ठीक है, तो जब मैंने 1.75 में से डिवाइड करा 1.75 नहीं 175 में से 15.75 को जब मैंने माइनस करा तो मुझे देखने को मिला 9, ये कट होगा 9 टाइम्स। ठीक है, और यहाँ पे मिल रहा है n माइनस 1। तो n की जो हमें वैल्यू देखने को मिल रही है वो मिल रही है 9 प्लस 1, यानी n इक्वल्स टू मिल रहा है हम लोगों को 10। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या मिला कि 10th वीक जो होगा वो इस वीक पे 20.75 की सेविंग उसकी हो चुकी होगी। ठीक है, क्या चीज़ क्लियर है, एन हमें निकालना था, कौन सा वीक होगा ये जिसके अंदर 20.75 की सैलरी सेविंग्स जो है वो उसकी हो चुकी होगी, वो होगा 20th वीक। फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपये बचाए, सेकेंड वीक में उसने 6.75 रुपीज़ बचाए, थर्ड वीक में उसने 8.50 रुपीज़ बचाए। सिमिलरली 20.75 रुपीज़ वो कब बचा रहा है, उसके 10th वीक में। ओके, यानी जो एन की वैल्यू हम लोगों को देखने को मिल रही है वो मिल रही है 10। होप क्वेश्चन क्लियर होगा, किस तरीके से हमने इसे फाइंड करा है ये चीज़ क्लियर होगी। एन की वैल्यू हम लोगों ने किस तरीके से निकाली है ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन को ढंग से। देख लीजिए, एक एपी बन जाएगी क्वेश्चन में, जो हम लोगों को गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें एक एपी देखने को मिल रही है, और जब हमें एपी मिल चुकी है तो हम लोग ए डी और ए एन की वैल्यूज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्वेश्चन में हमें साफ गिवन है कि हमें एन टर्म की वैल्यू में एन फाइंड करना है, तो एन हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है,
होप क्वेश्चन क्लियर होगा किस तरीके से सॉल्व करा है। देख लीजिए ध्यान से। इसी क्वेश्चन के साथ में हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 5.2 थी वो कंप्लीट होती है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चंस थे। तो मैंने तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने बीच में आपको HW में भी दिए थे। होप आप सभी ने वो क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लिया होगा। अगर किसी भी तरीके का डाउट इस चैप्टर में है तो उसे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ज़रूर बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उस क्वेश्चन को दोबारा से समझा देंगे, ठीक है। लेकिन कोई भी डाउट अपने मन में नहीं रखना है, ओके। तो इसी के साथ में हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 5.2 है वो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में और नए फॉर्मूलाज के साथ में अगले लेक्चर में। जब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए उनकी प्रैक्टिस खुद से ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।